हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर दिव्या बंसल, एक पीडियाट्रिशियन, और आपका स्वागत है मदरहुड डिकोडेड पर। आज से हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है डायरिया। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डायरिया के बारे में। डायरिया यानी कि दस्त। बच्चों में स्पेशली मानसून का सीजन है तो दस्त की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा कॉमन देखी गई है। हर दूसरे मरीज को दस्त की परेशानी होती है और आपको ये भी पता होना चाहिए कि 5 इयर्स यानी 5 साल से कम उम्र के बच्चों में ये एक सबसे सेकेंड लीडिंग कॉज है डेथ का, मॉर्टेलिटी का, और बच्चों में हॉस्पिटल एडमिशन का ये सबसे कॉमन कॉज है। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि इसका मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ दिस इन्फेक्शन यानी डायरिया इज वायरल इन्फेक्शन। सबसे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि डायरिया होता ही क्या है। क्या होता है डायरिया? अमूमन बच्चों में हम डायरिया तब कहते हैं जब 3 बार से ज्यादा बच्चा लैट्रिन पास कर रहा हो यानी स्टूल पास कर रहा हो। उसकी कंसिस्टेंसी क्या है इस बात पर भी डिपेंड करता है। तो चेंज इन कंसिस्टेंसी एंड चेंज इन नंबर, उसका मान लीजिए आपका बच्चा कॉन्स्टिपेटेड है और दिन में एक बार में लैट्रिन पास नहीं कर पाता है लेकिन 3-3, 4-4 बार में करता है, तो क्या आप इसे डायरिया कहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। या आपका बच्चा सिर्फ एक बार ही पॉटी किया या 2 बार ही पॉटी किया लेकिन उसने कुछ ऐसी चीजों का सेवन किया है जिसके कारण उसकी लैट्रिन पतली हुई है, तो भी हम उसको डायरिया नहीं कहेंगे। तो इस तरह की बातों को हमें ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, चेंज इन कंसिस्टेंसी, यानी कि अगर आपका बच्चा कोई भी नॉर्मल स्टूल्स पास करता है और फिर वो पतले करने लगे लेकिन 3 बार से ज्यादा करने लगे तो हम उसको डायरिया लेबल करेंगे। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है और वो है न्यूबॉर्न्स। न्यूबॉर्न्स यानी नवजात शिशु, यानी कि 1 साल से कम बच्चे। जो बच्चे एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड करते हैं यानी कि सिर्फ माँ का ही स्तनपान करते हैं पहले 6 महीने में, उन लोगों का स्टूल इस तरीके का होता है यानी वो पॉटी इस तरीके के करते हैं कि उसको ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये दस्त है। और बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास, लगभग जहाँ तक मेरा ख्याल है हर दूसरा मरीज यही कहते आता है कि डॉक्टर साहब हमारे बच्चे को तो दस्त हो रहा है। जिन बच्चों को गाढ़ी पीली पतली लैट्रिन होती है जिसमें दानेदार हो, वो गहरा पीले रंग हो जैसे कि हल्दी, उनमें जो नैपी उन्होंने लगा रखा है, कपड़े की नैपी ज्यादातर लोग यूज करते हैं, उसमें अगर आप उसको धोएंगे तो वो स्टेन छोड़ देगा यानी रंग छोड़ देगा। कभी उसमें हरापन हो सकता है, कभी उसमें दाने हो सकते हैं, कभी वो पतली लैट्रिन कर सकता है, कभी वो फॉर्म स्टूल करेगा। ज्यादातर बच्चे जो स्तनपान पर होते हैं, ज्यादा स्तनपान करते हैं, उनकी पॉटी इसी तरीके की होती है। ये नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ स्टूल है, इसे हम डायरिया लेबल बिल्कुल भी नहीं करते हैं। और इस तरह के पेशेंट्स, इस ऐसे छोटे बच्चों को हमें डायरिया का ट्रीटमेंट देना भी नहीं चाहिए। Most of the people make a mistake that they go to pediatricians या जो अपने local RMPs या डॉक्टर्स होते हैं उनके गांव में, हर कोई तो हमारी ओपीडी में नहीं आ सकता है, वो लोग एंटीबायोटिक थेरेपी स्टार्ट कर देते हैं डायरिया के स्टार्ट होने पर ही। और भी कुछ कंडीशंस होती हैं डायरिया में जिन बातों को आपको ध्यान रखना है। स्मेली स्टूल, यानी कि पॉटी में आपके बच्चे के पॉटी में स्मेल आ रहा हो, उसका कलर हरा हो जाए, तो भी हमेशा वो पॉटी दस्त की नहीं है। हाँ, अगर उसमें म्यूकस आने लगे यानी मवाद आने लगे या चिपचिपापन आने लगे, उसमें पानी की मात्रा ज्यादा बढ़ जाए या उसमें खून आने लगे, तो हम उसको इन्फेक्शन का लेबल कर सकते हैं, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन का लेबल करते हैं। अदरवाइज 80% या 90% स्टूल जो होते हैं, डायरिया जो होते हैं यानी दस्त की परेशानियां जो होती हैं, वो ऐसे विषाणुओं की द्वारा होती हैं जिनमें हमें एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं होती। तो ये तो हुआ कि हमारा डायरिया क्या होता है। अब आपको ये जानना है कि डायरिया को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, यानी दस्त हमारे बच्चे को कम से कम हो या ना हो, तो हम उसके लिए क्या रेमेडीज को यूज करें। सबसे पहले साफ सफाई का ध्यान रखना है।
दस्त एक ऐसा इन्फेक्शन है, चाहे वो बैक्टीरियल हो चाहे वो वायरल हो, वो साफ सफाई की कमी के कारण ही फैलता है। साफ सफाई की कमी के कारण यानी कि अच्छे से आपने हाथ ना धोए हों, आपका जो पानी है वो सही जगह या साफ जगह स्टोर्ड ना हो, यानी कि आपने उसको ऐसी जगह इकट्ठा किया है जहाँ पे आसपास गंदगी है, या आप पानी वहाँ से लाते हैं जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गंदगी है, तो उसमें कीटाणुओं या विषाणुओं का आना स्वाभाविक है और आपका बच्चा दस्त होगा। या आप ऐसी जगह से, जैसे गाँव में बहुत सारे लोगों के या इवन शहरों में भी पाइपलाइंस में आते हैं, आपकी टंकी साफ नहीं है, या आप किसी कुएं से या जल स्रोत से ऐसा जगह से पानी लाते हैं जहाँ पे अमीबिक या बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा विषाणु या कीटाणु का इकट्ठा होना रहता है, या आपने बहुत समय तक पानी को इस्तेमाल नहीं किया है, उस पानी को बच्चा पी रहा है। लैट्रिन करने से पहले या बाद में वो, या पेशाब करने के बाद या पहले बच्चा हाथ नहीं धोए तो भी, या आप ही ना धोएं, जो खाना बनाने वाला बंदा है या खाना परोसने वाला या खिलाने वाला व्यक्ति है, अगर वो चाहे माँ हो या कोई और हो, वो उस अपने हाथों को अच्छी तरीके से ना धोए। तो बेसिकली बात यही है कि फूड का स्टोरेज, फूड एंड वाटर का स्टोरेज, खाना जो आप पका रहे हैं वो भी साफ बर्तन में, साफ पानी का इस्तेमाल करके उसे आप साफ बर्तन में परोसें। तो ये आपको जहाँ पर भी आप रह रहे हैं, जहाँ पर भी आप वॉशरूम का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप पब्लिक टॉयलेट्स को यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप पर्सनल टॉयलेट को यूज़ कर रहे हैं, अपना खुद का घर का इस्तेमाल कर रहे हैं या सामाजिक इस्तेमाल कर रहे हैं, या कहीं बाहर भी जा रहे हैं, किसी और के यहाँ गए हैं या कहीं बाहर घूमने गए हैं, तो उसमें भी आपको साफ़ सफाई का ध्यान रखना है। तो आजकल बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं, हमेशा आपके पास पेपर टॉवल्स होते हैं या पेपर कागज़ के रूप में साबुन आता है, या आप अपना साबुन खुद भी अपने साथ रख सकते हैं। तो सबसे अच्छी रेमेडी होती है कि साबुन और पानी से हाथ धोना, और जहाँ पर साबुन का इस्तेमाल नहीं, आपको जहाँ पर साबुन का अवेलेबिलिटी नहीं है, जहाँ पे साबुन नहीं मिलता है, वहाँ पे आप राख का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो हुआ हाथ पर पी कर वो धोना। सबसे उसके अलावा ये आता है कि आपके जो शुरू का 6 महीने होते हैं उसमें बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि सिर्फ और सिर्फ स्तनपान कराना चाहिए। कोई भी आप शहद, भुट्टी, पानी, इन चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। जो भी पानी इस्तेमाल कर रहे हैं वो या तो साफ़ हो, अगर साफ़ नहीं होता है, अगर आपका स्रोत साफ़ नहीं है, तो सबसे सिंपल तरीका है कि पानी को बॉईल कर लें, यानी उबाल लें अच्छी तरीके से, और फिर उसे ठंडा करके इस्तेमाल कर सकते हैं आप खाने में या पीने के लिए। अदरवाइज़ और दूसरे तरीके भी आते हैं, जैसे कि क्लोरीन की टैबलेट्स आती हैं या फिटकरी कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं, उनको भी आप इस्तेमाल किया जा सकता है। और मॉडर्न तरीका तो ये है कि आजकल सभी लोग RO और फिल्टर्स का यूज़ करते हैं, तो हाँ वो भी कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ का और मैं ध्यान दिलाना चाहती हूँ आप लोगों का कि रोटा वायरस वैक्सीनेशन का भी इसमें काफ़ी अच्छा रोल है। रोटा वायरस इन्फेक्शन, जैसा मैंने आपको बताया कि 80 से 90% लोगों में, बच्चों में दस्त का मुख्य कारण रोटा वायरस इन्फेक्शन ही है, और इसके लिए अब ये रोटा वायरस वैक्सीन का अवेलेबिलिटी है। स्पेशली अब तो गवर्नमेंट या सरकार की तरफ से जो टीकाकरण अभियान चलता है उसमें भी रोटा वायरस वैक्सीन को दिया जाता है। रोटा वायरस वैक्सीन बहुत ही छोटी सी एक, जैसे हम लोग पोलियो की बूंद पिलाते हैं, इसी तरीके से एक छोटा सा शीशी आता है जिसमें आप लिक्विड होता है और उसको आप पिलाते हैं। तो जब आप उसको पिलाते हैं तो बच्चे को काफ़ी हद तक उसकी इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है कि वो रोटा वायरस इन्फेक्शन से बचाव हो उसका। लेकिन इसमें भी एक बात का हमेशा आपको ध्यान रखना है कि रोटा वायरस वैक्सीन लगवाने का मतलब ये नहीं है कि आपके बच्चे को कभी भी दस्त नहीं होंगे। ये दस्त को प्रिवेंट करने के लिए है। वैक्सीनेशन का मतलब ये होता है कि आपका बच्चा या आपने कोई भी वैक्सीन लगाई तो उसकी एफिकेसी 80 to 90% होती है, यानी 80 से 90% होती है। तो उसमें आपके बच्चे को इन्फेक्शन का चांस कम होगा, और अगर होता भी है तो इतनी सिवियरिटी नहीं होगी कि इतनी, यानी कि वो इतना ज़्यादा बीमार नहीं होगा कि आपको उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा।